જોડાઈ રહ્યા છે એમની પાસે જઈએ સીધા. JSPL ના એમડી જોડાઈ ચૂક્યા છે આપણી સાથે. રિઝલ્ટ્સ પર તો વાત કરીશું જ, બટ સાથે જ સેક્ટોરલ આઉટલુક કેવી રીતના બની રહ્યો છે, જે ડિમાન્ડ સિનારીઓ એઝ ઓફ નાવ દેખાઈ રહ્યો છે એ કેવી રીતના વર્કઆઉટ કર્યો છે, બધા વિશે વાતચીત કરીશું. કંપनीના एमडी VR शर्मा जोड़ाई चुका है अपनी साथ. शर्मा जी, शुक्रिया जुड़ने के लिए. सबसे पहले तो मेरी और मेरी टीम की तरफ से आपको और आपकी पूरी टीम को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं. इसी से शुरुआत करें क्योंकि डिमांड बेहतरीन पैरामीटर्स पे है, रिजल्ट्स भी रोबस्ट रहे हैं. किस तरीके से ये क्वार्टर शेप अप हुआ, एक आइडिया अगर आप मुझे दे पाए, उसी से मैं शुरुआत करना चाहूंगी. धन्यवाद आपको और आपकी टीम को और सभी दर्शकों को भी दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं. बहुत ही अच्छा क्वार्टर रहा और पूरा H1 जो छमाही है बहुत अच्छी रही. हमने 39.50 यानी कि करीब 39.5 लाख टन माल बनाया, बेचा. और हमारा जो टारगेट है वो ये है कि हम करीब 82 लाख टन यानी कि 8.2 मिलियन टन माल बनाएंगे. हम उस लक्ष्य की तरफ अग्रसर हैं. हमारा टारगेट था कि हम 15,000 करोड़ से नीचे डेट लेके आएंगे, 15,000 करोड़ से ऊपर हम एबिटा बनाएंगे एक साल के अंदर और 50,000 करोड़ का हम टर्नओवर करेंगे. हम उस लक्ष्य पर ऑलरेडी 6 महीने के अगर जो बैरोमीटर लेते हैं तो पहुंच चुके हैं. हमारी जो सेल्स टर्नओवर 26,000 करोड़ का क्रॉस कर चुकी है 6 महीने में. एबिटा 9,000 करोड़ का क्रॉस कर चुका है और डेट लेवल कुल मिला के 11,000 करोड़ आ चुका है. तो 15,000 करोड़ से नीचे डेट लेवल ऑलरेडी हमने कर लिया है. बहुत अच्छी मार्केट है, बहुत ही अच्छा टाइम रहा. एक्सपोर्ट के अंदर काफी अच्छे मार्जिन रहे और हमने 44% के करीब एक्सपोर्ट किया. और इंडियन डोमेस्टिक प्राइस और एक्सपोर्ट की प्राइस में करीब $150 से $180 पर टन का एक गैप मेंटेन हुआ लास्ट क्वार्टर में. और अभी भी ये गैप करीब $50 से $60 पर टन का है. तो मुझे उम्मीद है कि अगला क्वार्टर भी अच्छा रहेगा और क्वार्टर नंबर 4 भी अच्छा रहेगा. अग्रीड सर. अच्छा, डिमांड सिनेरियो पे जो हम लोग बातचीत कर रहे थे उसके ऊपर मैं आपकी एक और कमेंट चाह रही थी, क्योंकि डोमेस्टिक बिजनेस वर्सेस ग्लोबल सेटअप कैसा है, एक आइडिया अगर आप मुझे वो दे पाएं. और चूंकि रॉ मटेरियल प्राइसेस के अंदर हमने काफी वोलेटिलिटी देख ऑलरेडी चुके हैं पिछले 2 या 3 महीनों के दौरान, उसको कम्बैट करने के लिए आपने क्या मेजर्स लिए हैं जिसकी वजह से हम लोग मार्जिन के ऊपर इतना अच्छा परफॉर्मेंस देख रहे हैं, एक अच्छा एक्सपेंशन दिखा है रादर? जी, सबसे पहले मैं प्रोडक्ट की जो इनपुट कॉस्ट है हमारी रॉ मटेरियल्स की उसके बारे में बात करूंगा. आयरन ओर के प्राइसेस बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, लेकिन अभी आयरन ओर के प्राइसेस काफी स्टेबलाइज्ड है और एक सही दिशा में चल रहे हैं. लेकिन कोकिंग कोल के प्राइसेस बहुत ज्यादा हो गए थे. $400 से ज्यादा कोकिंग कोल प्राइसेस FOB लेवल पे ऑस्ट्रेलिया से आ रहा है. मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में ये प्राइस $50 से $60 घटेंगे पर टन के हिसाब से. इसी प्रकार से जो शिपिंग कॉस्ट है वो पूरी दुनिया में बहुत ज्यादा हो गई थी. अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर और साउथ पैसिफिक ओशियन, ये सभी कंजेस्टेड लोकेशंस हैं आज की डेट में और बहुत सारे वेसल्स यहाँ पे खड़े हुए हैं. लेकिन अभी पिछले कुछ दिनों से जो केप साइज के वेसल्स हैं उनकी अवेलेबिलिटी बढ़ी है और ऑस्ट्रेलिया से जो कोल आता है भारत के अंदर ईस्ट कोस्ट पे, उसमें करीब $10 से $12 प्रति टन के हिसाब से कोल की जो फ्रेट है वो कम हुआ है. इसके साथ साथ जो $70 से $80,000 पर डे के हिसाब से डैमरेज पहुंच गया था वो भी कम होके अभी $30 से $40,000 पर डे के बीच में आ गया है. ये पिछले 3 से 4 दिन की प्रोग्रेस है, डेवलपमेंट है. मुझे उम्मीद है कि जो डैमरेज है इंटरनेशनल लेवल पे वो $20,000 पर डे के नीचे आ जाएगा और जो फ्रेट है वो फ्रेट कम से कम 20 से 30% यानी कि 20 से 30% और फ्रेट कम आएंगे, जिससे कि ओवरऑल बेनिफिट जो है वो इनपुट कॉस्ट को रिड्यूस करने में मिलेगा. और जैसे इनपुट कॉस्ट कम होगी तो उसका जो बेनिफिट है वो कस्टमर्स को भी हम लोग पास ऑन कर पाएंगे आसानी से. तो ये एक देखने को ऐसा आभास हो रहा है. इसकी वजह से क्या होगा कि हमारे जो मार्जिन्स हैं वो मार्जिन्स हम प्रोटेक्ट कर पाएंगे. दूसरा, JSPL की अगर जो बात करते हैं तो हमारे पास विदेश में 3 माइंस हैं. एक मोजाम्बिक में है, एक ऑस्ट्रेलिया में है और एक साउथ अफ्रीका में है. वैसे तो कुल मिला के 4 माइंस हैं. तो ऑस्ट्रेलिया की 2 माइंस में से 1 माइंस चालू हो गई है और बाकी 2 माइंस जो अफ्रीका की हैं वो भी चल रही हैं. तो ये 3 माइंस से हम अपनी कम से कम जो हमारी जो पूर्ति है, जो हमारी डिमांड है, उसको हम करीब 60% तक हम अपना कैप्टिव यूज से कर पाएंगे और बाकी जो 40% है वो हम ऑस्ट्रेलिया और रशिया से लेंगे. भारत सरकार के रुझान आया है ऑस्ट्रेलिया की तरफ और अभी जो माननीय मंत्री हैं स्टील मिनिस्टर श्री RCP सिंह जी,
वो भी एक डेलीगेशन लेके रशिया गए थे, जिसके अंदर हमारा डेलीगेशन भी गया था। तो काफ़ी जो है सकारात्मक बात हुई है गवर्नमेंट ऑफ रशिया के साथ में और वहाँ की माइनिंग इंडस्ट्री के साथ में। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में कम से कम भी 20% मटेरियल कोकिंग कोल हम लोग रशिया से ले पाएंगे और 20% जो है हम बाजार से परचेज करेंगे ऑस्ट्रेलिया से। बाकी 60% जो है हम अपनी माइंस का मटेरियल यूज करेंगे। तो हम अपनी टोटल कॉस्ट को, कंपोजिट कॉस्ट को क्यूमुलेटिवली एक एवरेजिंग करके एक ठीक प्राइस रख पाएंगे, जिससे कि हमारे जो मार्जिन हैं वो मेंटेन हों। कि बेहतरीन स्ट्रैटेजी है सर, क्योंकि जितनी भी कंपनीज के साथ मैं बातचीत कर रही हूँ वहाँ पे काइंड ऑफ मार्जिन्स के ऊपर इसका एक इफेक्ट आया है, जो आने वाले समय में थोड़ा स्टेबलाइज होगा। लेकिन आपके लिए ये एडेड बेनिफिट होगा अगर हम लोग ये स्ट्रैटेजी की जो डिस्कशन कर रहे हैं उसके ऊपर। अच्छा, एक आइडिया इन टर्म्स ऑफ जो रिसेंटली हम लोगों ने न्यूज आते हुए देखे कैप्टिव माइंस के शेयरिंग को लेकर, क्योंकि आप ऑलरेडी ओन करते हैं, कितना बेनिफिशियरी वो रहेगा? मुझे ध्यान है तब तक पिछले 1 या 2 महीने से ये चीजें डिस्कस हो रही थी, किस तरीके से ये शेयर होगा, किस तरीके से वर्कआउट हो रहा है। आपसे कुछ कम्युनिकेशन किया गया है इसके बारे में? मैं बाकी पैरामीटर्स पे बातचीत करूं इससे पहले मुझे ये डिस्कस करना था आपसे। जी, देखिए, भारत सरकार बहुत सकारात्मक रवैया अपना रही है इंडस्ट्री के प्रति और माइनिंग सेक्टर के प्रति। ये पहली बार है ऐसा हुआ है कि भारत सरकार इतनी प्रोएक्टिवली कंट्री को एड्रेस कर रही है कि हमारे पास इतने प्राकृतिक संपदा होते हुए भी हम वंचित क्यों हैं। तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप लिया है कि उस जो हम लोग या हमारी जो इंडस्ट्री है वो अगर जो प्राकृतिक संपदा या खनिज पदार्थ से वंचित है तो देश की जो होलिस्टिक ग्रोथ है वो नहीं हो सकती। तो जो प्रधानमंत्री जी का जो एक स्लोगन है, सबका साथ सबका विकास, ये उसको दर्शाता है कि उन्होंने जो बोला वो अपने जो रूल्स में और नॉर्म्स में, रेगुलेशंस में इतने चेंज कर रहे हैं समय समय पर। तो ये भी एक उसी दिशा में एक स्टेप लिया है भारत सरकार ने, बहुत अच्छा स्टेप है। आज स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास में अपनी कोल माइंस हैं, आज टाटा स्टील के पास अपनी कोल माइंस हैं, जेएसडब्ल्यू के पास कोल माइंस हैं, जेएसपीएल के पास, हमारे पास भी कोल माइंस हैं। तो सॉरी, आयरन और माइंस हैं। तो ये जो मैंने बताया आयरन और है, मैं कोल गलती से बोल गया, ये सब आयरन और माइंस है, सेल, टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू और जेएसपीएल। तो जब हम लोग जितनी जिनके पास आयरन और एक्सेस है उसको अगर जो बाजार में हम बेच पाएंगे, जो कि आज भारत सरकार ने अभी जो नोटिफिकेशन आया है 50% तक हम लोग अपने खनिज पदार्थ बाहर बेच सकते हैं, तो ये बहुत अच्छा मूव है। इससे जो डिमांड एंड सप्लाई का जो गैप है वो काफी हद तक ब्रिज होगा और इसके जो एक फाइनेंशियल जो बेनिफिट मिलना है वो तो एक अलग चीज है। लेकिन सबसे बड़ी चीज क्या है कि देश के लिए ये एक बहुत अच्छा मैं कहता हूँ तोहफा है दिवाली के ऊपर भारत सरकार का, जिससे कि जो छोटे प्लांट हैं या जो आयरन ओर से या कोल से वंचित है उनको खनिज पदार्थ मिल पाएंगे। इसी प्रकार से जिनके पास कोल माइंस है वो कोल की बिक्री प्राइवेटली कर पाएंगे। 50% तक कोल अगर जो मार्केट में बेचेंगे तो ना तो पावर प्लांट के जो है वो कोयले के लिए उनको स्टारवेशन होगा और ना ही जो स्पॉन्ज आयरन प्लांट है या एल्यूमिनियम प्लांट है उनको भी कोयले की कोई शॉर्टेज नहीं होगी। बहुत अच्छा मूव है। हम इंडस्ट्री की तरफ से, मैं अपनी तरफ से, जेएसपीएल की तरफ से भारत सरकार के इस डिसीजन को मैं बहुत ही अच्छा डिसीजन मानता हूं और उनको धन्यवाद देता हूं। ओके, अग्रीड सर। अच्छा, ये चीजें जो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उससे कंप्लीट बेनिफिट्स जो मिलते हुए देखेंगे वो हम लोग आने वाले समय में देखेंगे। और साथ ही आपकी एक और स्ट्रेटेजी जो रही है डेट कम करने के बारे में, अभी भी हम लोग सर्विस डाउन होते हुए देख रहे हैं उसको। FY 22 के एंड तक कितना होगा? 23 के आपके टारगेट्स हैं डेट फ्री होने के लिए, ये एडेड बेनिफिशियरी कितना रहेगा अगर हम लोग इसकी वजह से थोड़ा इन्फ्लो देखते हैं तो? और क्योंकि आप ऑलरेडी एक्सपेंशन प्लान्स के लिए एक कंसेंट आपको मिल चुका है, तो वो कब तक यहाँ से ओवरऑल रिजल्ट्स के ऊपर बढ़ता हुआ देखेंगे, ऑन स्ट्रीम आता हुआ देख पाएंगे? जो हम लोग अंगुल ब्लास्ट फर्नेस के एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, एक आइडिया एज अ होल क्लोजर ऑफ FY 22 मैं कैसे देखूं, इसके ऊपर आप अगर मुझे दे पाएं। जी जी, देखिए, बहुत बड़ी जर्नी हमने कवर की है। 2016-2017 में हमारे पास 45,000 करोड़ का लोन होता था टोटल डेट, उसको रिड्यूस करके अभी ये जो पिछला क्वार्टर खत्म हुआ है उसके अंदर एज ऑन 1 अक्टूबर हमारे पास जो टोटल डेट है वो 11,100 करोड़ का है। तो बहुत बड़ी जर्नी हमने क्रॉस की है। करीब 34,000 करोड़ रुपए का जो डेट है वो हमने रिड्यूस किया है। अभी आने वाले समय में मुझे उम्मीद है कि मार्च 2022 तक ये जो 11,000 करोड़ रुपए का जो आज डेट है
ये करीब 5,000 करोड़ रुपया रह जाएगा। तो 5,000 करोड़ का ये रहने के बाद में हमें उम्मीद है कि अगले साल यानी कि 2022-2023 की पहली तिमाही या ज्यादा से ज्यादा पहले 4 महीने में हम नेट डेट फ्री कंपनी बन जाएंगे। ये हमारा ध्येय है, ये उद्देश्य है। हमने इंडस्ट्री को और स्ट्रीट को एक प्रॉमिस किया था कि हम इस साल 15-15-50 यानी कि 15-15-50 ये एक टारगेट पूरा करेंगे, जो कि 15,000 करोड़ एंड अबव एबिटा, 15,000 करोड़ एंड बिलो डेट लेवल एंड 50,000 करोड़ एंड अबव यानी कि 50,000 करोड़ से ज्यादा की सेल्स टर्नओवर। हम इस पे ऑलरेडी अग्रसर हैं और ये काफी कुछ 6 महीने के अगर जो ड्यूरेशन देखते हैं तो पहली छमाही में हम इसको अचीव कर चुके हैं। हमारा जो डेट है 15,000 करोड़ से घट के 11,000 करोड़ पे आ गया है। हमारा एबिटा पहली छमाही में 9,000 करोड़ से ज्यादा है, जबकि हमें पूरे साल के अंदर 15,000 करोड़ का टारगेट लिया था। हमारी जो सेल्स टर्नओवर है 26,000 करोड़ हो चुकी है पहले 6 महीने में। तो मुझे उम्मीद है कि 15-15-50 का जो टारगेट है, लक्ष्य हम पूरा कर लेंगे और हम नेट डेट फ्री कंपनी जुलाई 2023 तक हम अपनी कंपनी को नेट डेट फ्री कंपनी बना लेंगे। ओके, अग्रीड सर, बिल्कुल। शुक्रिया शर्मा जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। विद बेस्ट रिगार्ड्स के आने वाले क्वार्टर्स में जब भी हम लोग बातचीत करें ये सारे पैरामीटर्स इन डिटेल डिस्कस कर पाएं। और फिर से एक बार मेरी और मेरी टीम की तरफ से हैप्पी दिवाली। थैंक यू सर।